संचालक महोदय, अम्बेडकरवादी मंडलवादी मंच महमूदाबाद के इस वैचारिक कार्यक्रम में मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और मंच के सामने बैठे हुए विशेष सम्मानित आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इनकलाब जिंदाबाद है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी का। बहुत लंबे समय से आपका एक आह्वान था कि इस इलाके में एक वैचारिक कार्यक्रम हो। पहले भी हम लोग कोशिश किए, लेकिन उस वक्त वो परिस्थितियां नहीं बन पाई। लेकिन आज फिलहाल कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, कुछ काम ऐसा लिखने पढ़ने का चल रहा है कि मैंने बहुत कम कार्यक्रम में जाने का मन बनाया है। कुछ दिन के लिए हम लोगों को एक साथ कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, लेकिन जब आपका ये न्योता आया कि 26 जून को छत्रपति शाहू जी महाराज को उनके जन्म जयंती के दिन हम याद करेंगे, तो इस बार हम इन्हें मना नहीं करने की स्थिति थे और खासकर इस कार्यक्रम के लिए आए और थोड़ा विलंब से आए। उसकी वजह आप जानते हैं, लेकिन मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं आपका कि आपके जरिए महमूदाबाद के आप तमाम वैचारिक लोगों से मिलने का मौका मिला, बातचीत करने का मौका मिला है। और ये भी पता है कि आप लगभग 11 साढ़े 11 बजे से बैठे हुए हैं। आज छुट्टी का दिन भी नहीं है, अपना जरूरी काम छोड़ करके इस वैचारिक कार्यक्रम के लिए आप अपना कीमती समय यहाँ दे रहे हैं। और हमसे पूर्व में बहुत सारे विद्वान वक्ताओं ने अपनी बात रखी होगी। हमारे नीरज भाई, कल हम लोगों ने जब बात की तो वो भी बहुत दूर थे, लेकिन हमारा आना तय हो गया था। तो हमने ये तय किया कि अक्सर वैचारिक मंचों पर हम लोग जब साथ होते हैं तो इस वजह से भी साथ होते हैं कि जिस जोड़ने की बात को हम अपने भाषण में बोले वो हमारे सामने दिखे भी, और एक बहुरंगी गुलदस्ता अलग अलग तरह के लोगों का जब एक जगह दिखता है तो अपने आप में एक संदेश देता है कि हम केवल बोलने और भाषण में जोड़ने की बात नहीं कर रहे, हम हकीकत में लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारी बातें वो कह दी जो हमें कहने थी, और बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी कही हैं जो दोहरा करके समय खराब करने का मतलब नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सुने और समझे हो। जहां उन्होंने अपनी बात खत्म की, मैं वहीं से शुरू करता हूं। इस पूरे इलाके में और खासकर उत्तर भारत में मैं उम्मीद करता हूं कि अगले आधे घंटे हम लोग बातचीत करेंगे। शायद कोई ऐसी नई बात मैं कहने नहीं आया हूं जिसका मुझे गुमान हो कि मुझे ही पता है और आपको नहीं पता है। मैं जानता हूं कि आप वैचारिक लोग हैं, इसलिए यहां हैं, अन्यथा किसी और पंडाल में कुछ और कर रहे होते। आप यहां हैं तो आप जागरूक हैं, इसलिए हमारा यह दावा नहीं होता कि हम ज्ञान देने आए हैं। इस तरह के कार्यक्रमों का एक मकसद ये होता है कि जब विपरीत परिस्थितियां इतनी बड़ी हो, हुकूमत जुल्म की इम्तिहा कर रही हो, आपके संवैधानिक आरक्षण हक अधिकार को छीना जा रहा हो, आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, और जो बोल रहा है उसे सजा दी जा रही हो, या तो जेल में डाला जा रहा हो, या उसे गोली मार दी जा रही हो, या फर्जी मुकदमे डाल दिए जा रहे हो। इस विपरीत परिस्थिति में ऐसे वैचारिक आयोजन एक दूसरे को हिम्मत देने के लिए होते हैं कि बदलाव की उम्मीद लगाए। और बदलाव केवल राजनीतिक नहीं, जो नीरज भाई ने कहा, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक बदलाव के साथ राजनीतिक बदलाव की उम्मीद लगाए। मेहनत करने वाले लोग कम नहीं हैं। इतने जब लोग इकट्ठा हैं तो हम इस विपरीत परिस्थिति से भी लड़ेंगे और वैसा भारत
साहू जी बनाना चाहते थे, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर बनाना चाहते थे, जैसा हमारे महापुरुष बनाना चाहते थे। ये हिम्मत देने के लिए भी ये कार्यक्रम होते हैं। एक दूसरे से हिम्मत लेनी है और हिम्मत देनी है कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। इतना बड़ा हुजूम, छत्रपति साहू जी महाराज राजा थे। कुछ किस्से उनका कह करके अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार, अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो ये विचारित चेतना पहुंची भी नहीं है बहुत ज्यादा। महाराष्ट्र के उस इलाके में जहां सामाजिक परिवर्तन का बयार तेज थी, उसे उत्तर भारत पहुंचने में बहुत देर हो गई। वैचारिक लोग समझते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि उत्तर भारत में आंदोलन नहीं थे। कुछ लोग आपको कहेंगे कि ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग के लोगों में कोई चेतना नहीं थी। उनको इतिहास पढ़ाइएगा, और पिछले 4-5 साल पहले हमने भी जब इतिहास पढ़ा तो पाया कि बिहार में त्रिवेणी संघ चल रहा था, जिसकी अगुवाई ओबीसी की जातियां कर रहे थे, और उनमें भी वही 3 जातियां थी जिनको बदनाम किया गया कि ओबीसी का सारा हक तो वही छीन लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं 46 में 56 एसडीएम उसी जाति के बन गए थे। याद है ना? 46 में 56 एसडीएम बता रहे हैं। ये वही वाली गणित है जिसमें देश का होम मिनिस्टर बोलता है 12वीं के बाद जब आप इंटर में जाएंगे तब हम आपको लैपटॉप देंगे। उस राज्य में झूठ फैलाया गया कि ओबीसी में जो जातियां लड़ रही थी उन्हें दुश्मन बना दो, बाकी जातियों के खिलाफ खड़ा कर दो। बिहार में 1933 में त्रिवेणी संघ बना था, और उस त्रिवेणी संघ की अगुवाई में वही आहिर, कुर्मी, कोयरी वही जातियां अगुवाई कर रही। लेकिन पता है, त्रिवेणी संघ केवल अपनी जातियों का संगठन नहीं था, ओबीसी का संगठन नहीं था, वो 90% कमेरा लोगों की बात करता था। उसी बिहार में बाद में शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा, शोषित दल, समाज दल, उत्तर प्रदेश में महामना रामस्वरूप वर्मा अर्जक संघ के रूप में काम कर रहे थे, बाद में शोषित समाज दल बना, और वो लड़ाई ओबीसी के नेतृत्व में हो रही थी। पेरियार ललई सिंह यादव वो अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे वैचारिक तरीके से। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, मैं ओबीसी समाज के उन तमाम नौजवानों को ये नाम इसलिए बता रहा हूं, कोई तुमसे पूछे कि ओबीसी का कोई आंदोलन तो देश में था ही नहीं उत्तर भारत में, तो उनसे कहना कि हमारे पुरखे पहले भी बहुजन वैचारिकी में 90% के लिए लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। बीच में कुछ गलतियां हुई होंगी, हमसे कुछ चूक हुई होगी, समाज में कुछ जगहों पर झगड़ा देखने को मिला होगा, और उस झगड़े के चलते पूरे ओबीसी को पहले दलितों के खिलाफ लड़ा दिया गया, और बाद में ओबीसी में जो अति पिछड़े समाज की जातियां हैं, जिनकी आबादी कम है, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मुंशी, निषाद, मल्ला, तमाम वो जातियां, उनको ये भड़काया गया कि ओबीसी की सारी मलाई इन्होंने खाई। याद रखना उत्तर भारत के लोगों, राजाओं के इतिहास में हम 3 राजाओं को याद करते हैं, क्योंकि राजाओं का इतिहास तो प्रजा के शोषण का इतिहास है। कोई भी राजा रहा होगा वो प्रजा पर जुल्म करता रहा होगा। प्रजा शिक्षित हो, प्रजा सक्षम हो, प्रजा जागरूक हो, इस बात के लिए राजा कभी काम नहीं करा करता था, उतना ही काम करे कि राजा बने रहने के लिए प्रजा जिंदा रहे। ऐसे वक्त में भारत देश में 3 राजाओं का नाम मैं इस मंच से लेना चाहता हूं। आज बहुत बड़ा वैचारिक मंच नरेंद्र जी ने सजाया है। पहले राजा का नाम, जिसने देश को जब तलवार हाथ में ली तो अपनी ताकत से इतना शक्ति का परिचय दिया कि कलिंग में जो नदी बहती थी, उस समय की इतिहास की किताबें कहती हैं कि उसका रंग बदल गया था, और जब उस तलवार को रख करके बुद्धिज्म का परचम पहनाया तो अखंड भारत की झूठा समाज बोलता है, उस जमाने में अखंड भारत बनाने का काम किया था। उस चक्रवर्ती सम्राट अशोक को मैं याद करता हूं
जिनका मूल विचार ही मानवता पर था। गांव के लोगों, आपको पता होगा, पहले के जमाने में कहा जाता था कि खूंटा गाड़ दिया, जहां तक गए, जहां खूंटा गाड़ दिया ये हमारा इलाका हो गया। सम्राट अशोक ने कहां कहां 84,000 स्तूपों का खूंटा गाड़ा था, इसको जरा आज खोज करके पढ़िएगा। और जब सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट थे, तो अपने राज्य में प्रजा की भलाई के लिए क्या करना होता है, इसका नजीर पेश करके गए कि राजा ऐसा भी हो सकता है जैसे खुद चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे। दूसरे राजा का नाम जो महाराष्ट्र में हुए, जिनको यह कहकर के कुछ लोगों ने राज तिलक करने से मना कर दिया कि ये तो राजा वाले तबके से आते ही नहीं, ये तो शूद्र हैं, राज तिलक करने के लिए बाहर से किसी को भेजा गया, उसके बाद भी नहीं माने, दोबारा राज तिलक हुआ और पूरे राज्य में उनको लगातार विरोध झेलना पड़ा। फिर भी उस राजा ने प्रजा के कल्याण के लिए स्वराज की कल्पना देकर के एक मानवतावादी विचार पेश किया। उस छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं दूसरे राजा के रूप में याद करता हूं, जो मानवतावादी राजा। और तीसरे राजा जिन पर आज का कार्यक्रम हो रहा है, याद रखिएगा, बाकी राजाओं के इतिहास में इतना मानवतावादी काम आपको कहीं नहीं मिलेगा। सम्राट अशोक ने जो कहा, स्तूपों में लिखा है कि जाना तो देखना, प्रजा दुखी हो तो उसकी मदद करना। पढ़ाई से लेकर के, सिंचाई से लेकर के तमाम काम सम्राट अशोक ने किए। छत्रपति शिवाजी ने इतने फरमान दिए थे क्योंकि वो अंतरजातीय विवाह के संतान थे, और उनको कुछ लोगों ने कहा कि हम राज तिलक नहीं करेंगे। अब जाकर के उत्तर भारत के ओबीसी समाज और खास